फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम करेंगे प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के आज के न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 24 जुलाई 2025। ठीक है, तो आज का सबसे पहला टॉपिक है, चलो हम मूव ऑन करते हैं। सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक सर्वे इन कर्नाटका टू स्टार्ट फ्रॉम सितंबर 22, ऐसा सीएम ने बोला है, कर्नाटका सीएम ने। तो न्यूज़ है कि कर्नाटका स्टेट कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस विल कंडक्ट सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे। क्या कंडक्ट करेगी? सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशन सर्वे, ऑल्सो नोन एज कास्ट सेंसस। इसको हम क्या बोलते हैं? कास्ट सेंसस भी बोलते हैं। कब से कब तक? सितंबर 22 से अक्टूबर 7 तक 2025। ठीक है, और द डिसीजन कम्स आफ्टर द गवर्नमेंट रिजेक्टेड। अब गवर्नमेंट ने क्या रिजेक्ट की थी? 2015 की सर्वे रिपोर्ट रिजेक्ट की थी, जो किसने सबमिट की थी? एच कंथाराज कमीशन ने। उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि हम सेकेंड सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल सर्वे कंडक्ट करेंगे। ठीक है, अब अपन आते हैं डायरेक्टली की फैक्ट्स में। ये हमने देख लिया है। की फैक्ट्स में आते हैं कि डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स लाइक वोक्कालिगास एंड वीरशैवा लिंगायत्स हैड अपोज द 2015 रिपोर्ट। तो ये जो मेजर कास्ट ग्रुप्स है, उन्होंने 2015 रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था। फिर वोक्कालिगास क्या है? ये डोमिनेंट एग्रेरियन कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? एग्रेरियन कम्युनिटी है, जो प्राइमरीली कर्नाटका में रहती है। नोन फॉर देयर इन्फ्लुएंस इन स्टेट पॉलिटिक्स। ठीक है, स्पेशली ओल्ड मैसूर रीजन में काफ़ी एफ्लुएंट है। लेकिन दे आर ट्रेडिशनली लैंड ओनिंग कल्टिवेटर्स एंड, लेकिन उनको फिर भी क्या क्लासीफाई किया गया? ओबीसी के जैसे इन कर्नाटका। फिर वीरशैवा लिंगायत्स की बात करें तो ये शेवाइट कम्युनिटी है, शेवाइट रिलीजियस कम्युनिटी है, जो लॉर्ड शिवा को वर्शिप करते हैं। एंड द रिफॉर्मिस्ट टीचिंग ऑफ बासावना। ठीक है, और इनको भी ओबीसी के जैसे किसी किसी स्टेट्स में क्लासीफाई किया गया है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक। नेट एफडीआई डाइव्स 98% ऑन लोअर ग्रॉस इनफ्लोज, हायर रिपैट्रिएशन। तो ये एफडीआई और इकोनॉमिक्स के ऊपर है ये न्यूज़। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से नेट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज इनटू इंडिया ड्रॉप हो गई है 98% बाय 98% इन मई 2025। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ड्रॉप हुई है, डाटा मत याद रखो। की हाइलाइट्स में देखते हैं तो वही डाटा लिखा हुआ है, 98% से डिक्लाइन हुई है। फिर ग्रॉस एफडीआई की बात की जाए तो अभी $7.2 बिलियन है, जो डाउन 11% फ्रॉम $8.1 बिलियन। तो इसका भी डाटा नहीं याद रखना है। ठीक है, अपन डायरेक्टली की फैक्ट्स में देखते हैं कि एफडीआई क्या होता है, रिपैट्रिएशन क्या होता है। तो एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो बेसिकली ये नेट इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कि हमारे यहाँ नेट कितना आ रहा है, मतलब हम कितना दे रहे हैं वर्सेस हम कितना ले रहे हैं, तो उसका जो टोटल नेट होगा वो। तो नेट फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट टू एक्वायर अ लास्टिंग मैनेजमेंट इंटरेस्ट। ठीक है, इन एन इंटरप्राइज ऑपरेटिंग इन अनदर इकोनॉमी। तो दूसरी इकोनॉमी में यदि कोई इंटरप्राइज काम कर रही है तो उसमें फॉरेन का कितना इन्वेस्टमेंट लग रहा है। ठीक है, ये होता है एफडीआई। फिर रिपैट्रिएशन की बात करें तो इट इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल और प्रॉफिट्स बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो ये क्या क्या इंक्लूड करता है? डिसइन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि जो हम डिसइन्वेस्टमेंट करते हैं, हम कैपिटल का रिटर्न और प्रॉफिट करते हैं, वो इंक्लूड होता है इसमें। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? ये एपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी है इंडिया में और मॉनिटर करती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्लोज को अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट है जो 1999 का, वो गवर्न करता है इनवर्ड एज वेल एज आउटवर्ड एफडीआई, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। ठीक है, फिर टॉप एफडीआई सोर्स कंट्रीज कौन कौन सी हैं और कौन कौन से सेक्टर्स में आता है, ये हम देखेंगे। तो टॉप एफडीआई सोर्स कंट्रीज अपने यहाँ कौन कौन सी है? सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड्स और जापान। कौन कौन सी? एक बार फिर से रिवाइज करिए, सिंगापुर, मॉरिशस, यूएसए, नीदरलैंड्स और जापान। फिर की एफडीआई सेक्टर्स कौन कौन से इंडिया में? तो मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है, ट्रेडिंग है और टेलीकम्युनिकेशन है। ठीक है, होप ही क्लियर होगा। देखो, ये वाला पार्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल पूछते हैं ना कभी कभी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक है थिएटर लीजेंड रतन थय्यम पासेस अवे एट 77। तो ये काफ़ी बड़े पर्सनालिटी थे रतन थय्यम, ऑल्सो नोन फॉर इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म्स विथ मॉडर्न थिएटर। और इनको एक पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ था, और ये फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। इनकी डेथ हुई है 77 की एज में, इम्फाल में। ही वॉज नोन फॉर मणिपुरी ट्रेडिशन, ब्लेंडिंग मणिपुरी ट्रेडिशन, डांस एंड मार्शल आर्ट्स विथ मॉडर्न थिएटर। ठीक है, अब इनके वर्क्स एक बार देख लीजिए। तो चक्रव्यूह, उत्तर प्रियदर्शी, इसमें ज़्यादा नहीं याद रखना, शुरू के 2 बस याद रखो, काफ़ी है। ठीक है, अब इनका बर्थ वगैरह आप नहीं याद रखो, सिर्फ स्टेट याद रखो, मणिपुरी। अब मणिपुरी डांस के बारे में देख लेते हैं कि मणिपुरी डांस इज़ वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। मणिपुर स्टेट से है और इट इज़ बेस्ड ऑन द थीम्स ऑफ वैष्णविज्म एंड रास लीला ऑफ राधा एंड कृष्णा। ठीक है, अब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आता है और ये कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। आई होप ये क्लियर है।
अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पाइकाज एंड द अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। तो पाइका रिबेलियन आप सबने सुना ही होगा, ये बीच में काफ़ी और ज़्यादा न्यूज़ में था 3-4 साल पहले, अभी वापस न्यूज़ में आया है। तो फॉर्मर उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक क्रिटिसाइज द एक्सक्लूजन ऑफ पाइका रिबेलियन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 8th हिस्ट्री टेक्स्ट बुक, कॉलिंग इट ए ह्यूज डिसऑनर टू ओडिशाज हेरिटेज। तो अभी क्या हुआ है, एनसीईआरटी बुक्स में थोड़े चेंजेस हुए हैं ना, तो उसमें ना पाइका रिबेलियन को हटा दिया है। तो जो फॉर्मर उड़ीसा सीएम है उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि आपको नहीं हटाना चाहिए था। तो इसके रिस्पॉन्स में एनसीईआरटी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर हम उसको इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट वॉल्यूम में। अब की हाईलाइट्स देखो कि पाइका रिबेलियन क्या है। तो पाइका रिबेलियन 1817 में हुआ था, ये प्री 1857 का रिवॉल्ट है। अपन जनरली पढ़ते हैं ना रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो ये इसके पहले का है। और ये किसने किया था, ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा। तो गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा ने किया था अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज। तो ये याद रखना, गजपति वर्सेस ब्रिटिशर्स हुआ था, ठीक है। अब रूट कॉजेस क्या क्या थे इसमें, ब्रिटिश एनेक्सेशन ऑफ खुर्दा, खुर्दा एक करके एक जगह है, उसको ब्रिटिश ने एनेक्स कर लिया था उसका। फिर लॉस ऑफ लैंड रेवेन्यू राइट्स, पॉलिटिकल पैट्रोनेज एंड मिलिट्री रोल्स। तो वहाँ पे लैंड रेवेन्यू का लॉस हो गया था और मिलिट्री रोल्स का। फिर न्यू लैंड सेटलमेंट्स ट्रांसफर कर दिए गए थे। फिर उसके बाद इम्पोजिशन ऑफ करेंसी टैक्सेस इन रुपीज़, तो करेंसी टैक्सेस लगा दिए थे रुपी में, और सॉल्ट पे मोनोपोली ला दिए थे, ठीक है, इसलिए ये सब रिवॉल्ट हुए थे। फिर इसमें लीडर्स कौन कौन थे, मेन जय राजगुरु एंड बक्सी जगबंधु विद्याधर, ठीक है, ये मेन लीडर्स थे, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है, जय राजगुरु एंड बक्सी जगबंधु विद्याधर। फिर इन 2017 ऑन द 200th एनिवर्सरी गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिक्लेयर्ड पाइका विद्रोह एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो 2017 में जब 200th एनिवर्सरी पड़ी थी तब इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जैसे डिक्लेयर किया था उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब की फैक्ट्स देखते हैं। तो बेसिकली पाइकास क्या होते हैं, तो इनका नाम, ये पाइकास का मतलब होता है फुट सोल्जर्स। ये 16th सेंचुरी में रिक्रूट किए गए थे गजपति रूलर्स के द्वारा। अब जो गजपति रूलर्स है उड़ीसा की पावरफुल मेडिवल डायनेस्टी है जिन्होंने रूल किया था 15th सेंचुरी में, नोन फॉर एक्सपैंडिंग जगन्नाथ कल्ट। तो इन्होंने जगन्नाथ कल्ट को काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड किया था, ठीक है। फिर कॉलोनर हार्डकोट लेड ब्रिटिश फोर्सेस टू एनेक्स खुर्दा। अब उनके अगेंस्ट में जो ब्रिटिश फोर्सेस थे उनको किसने लीड किया था, कॉलोनर हार्डकोट, एंड इम्पोज लैंड टैक्स इन सिल्वर रुपीज़। फिर सिल्वर रुपीज़ में लैंड टैक्स इम्पोज कर दिया था, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज ओजी ऑब्सबुर्ने, ब्लैक सबाथ फ्रंटमैन एंड द गॉडफादर ऑफ हेवी मेटल, डाइज एट 76। तो ओजी ऑब्सबुर्ने इनकी डेथ हुई है, ये लीड सिंगर थे, वाइडली रिगार्डेड एज द गॉड फादर ऑफ हेवी मेटल। इनकी ये अभी इनकी डेथ हुई है 76 ईयर्स में, ठीक है। तो बस आप इतना ही याद रखना कि ये कौन थे। तो अब इनका ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ही वॉज इंडक्टेड इन टू रॉक एंड रोल हॉल ऑफ फेम इन 2006 विद ब्लैक सब्बाथ एंड वॉज अवॉर्डेड ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इनको क्या ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था, दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रैमी अवार्ड। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, वार्ड काउंसिलर्स अवेट ₹75 करोड़ स्कीम फंड्स फॉर 4 months, ठीक है। तो इसमें क्या है कि डिस्पाइट अनाउंसमेंट ऑफ 1 करोड़ पर वार्ड, ₹1 करोड़ पर वार्ड अंडर द 2025-26 डेवलपमेंट बजट, जब पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैज़ नॉट डिसबर्स फंड्स, तो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अभी तक फंड्स दिए नहीं हैं, तो उसके कारण काफ़ी इम्पैक्ट हो रहा है। तो 3 लाख रेसिडेंट्स अक्रॉस 75 वार्ड्स वो इम्पैक्ट हो रहे हैं, उन पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखो, इसको ना आप एग्जाम्पल की तरह यूज़ कर सकते हो मेंस के आंसर में, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट बिहार का ये कंसर्न बॉडीज़ हैं। फिर पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिविक सर्विसेज, सैनिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट इन अर्बन पटना। तो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल इस चीज़ के लिए, ठीक है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक, बैन ऑन फॉल्स क्लेम्स अंडर आयुष्मान भारत। हेल्थ मिनिस्टर मंगल ने ऐसा बोला है कि जो फॉल्स क्लेम है आयुष्मान भारत के अंदर उस पर बैन की बात की गई है। तो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे वाइल इनॉग्रेटिंग द स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट डेक्सबोर्ट एट आयुष्मान भारत ऑफिस इन पटना अनाउंस स्ट्रिक्ट मेजर्स विल बी टेकन टू स्टॉप फ्रॉडुलेंट क्लेम्स। तो उन्होंने बोला है कि जो आयुष्मान भारत के अंदर फ्रॉडुलेंट क्लेम्स हो रहे हैं उसके लिए हम स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट लाएंगे, ठीक है। तो अब आयुष्मान भारत के बारे में ही हम देखते हैं डायरेक्ट। तो आयुष्मान भारत PMJAY लॉन्च हुआ था 2018 में, और ये ₹5 लाख पर फैमिली पर ईयर सेकेंडरी और टर्शरी मेडिकल केयर के लिए इंश्योरेंस की बात करता है, ठीक है। और इसमें 0 टॉलरेंस पॉलिसी ऑन करप्शन इन हेल्थ केयर सर्विसेज, ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस GLEX 2025। तो जो 4th एडिशन है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस का, जो 7 से 9 मई 2025 तक यशोभूमि न्यू दिल्ली में हुआ, वो जॉइंटली होस्ट किया गया था इसरो एंड एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है। और किसके साथ मिलके, इंडियन एयरफोर्स के साथ, ठीक है। इसकी थीम थी रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा।
रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। तो इसमें आउटरीच इवेंट्स हुए, तो वो हुआ था IIT दिल्ली एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के साथ। फिर इसमें 10 इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग गगनयान डेजिग्नेट्स पार्टिसिपेटेड। तो इसमें एस्ट्रोनॉट्स ने भी पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, फिर अब इसमें देखते हैं हम इंडिया इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के बारे में हम देखते हैं, जो इसके साथ मिलके हुआ ना इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के साथ। तो वो 1951 में बना था और एक प्रीमियर ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो है कनेक्टिंग ऑल स्पेस पीपल। ठीक है, और विजन है अ स्पेस फॉरिंग वर्ल्ड कोऑपरेटिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अब इसमें ना आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ इसमें याद रखना है कि GLEX न्यू दिल्ली में हुआ अभी कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो चलो अब हम मूव ऑन करते हैं मेंस वाले 2 टॉपिक के ऊपर। तो मेंस में हमको 2 एडिटोरियल पे डिस्कशन करना है। तो फर्स्ट एडिटोरियल इज़ ओनली ब्रूट पावर रूल्स। तो बेसिकली ना ये आर्टिकल है, ये इजराइल गाज़ा के ऊपर है। तो अब मैं आपको एक बार नीचे ले जा लेती हूँ जिसमें मैंने क्रक्स लिखा हुआ है। तो इजराइल गाज़ा पैलेस्टीन वाला जो इशू चलता रहता है ना, उस पर है। तो अभी इजराइल में स्टिल क्या सिचुएशन, अभी इशूज़ कौन कौन से प्रिवेल कर रहे हैं उस रीजन में, वो हम देखेंगे। फिर ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न्स कैसे हैं वहाँ पे, वो देखेंगे। फिर इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर कंट्रीज़ जैसे UN बॉडीज़, अदर कंट्रीज़, इंटरनेशनल बॉडीज़, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, उनका क्या रोल है, वो देखेंगे। और इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ पे हमारा मेन फोकस रहेगा इस आर्टिकल में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, जो भी एट्रॉसिटीज़ हो रही है गाज़ा में, वो हाईलाइट कर रही है कि ओनली ब्रूट पावर नॉट जस्टिस, कि ऐसा नहीं है कि हर बार जस्टिस प्रिवेल करता है, ओनली ब्रूट पावर। मतलब ये थोड़ा क्रिटिकल आर्टिकल है। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि ब्रूट पावर रूल करता है। अब इसमें देखते हैं कि ग्रोइंग मॉरल एपेथी टुवर्ड्स गाज़ा क्राइसिस। तो इसमें ये बोल रहा है कि ना गाज़ा में जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है ना, उसको एकदम नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है, जबकि कितनी ज़्यादा एक्सेस एट्रॉसिटीज़ हो रही है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। फिर US एक्टिवली इसराइल को शील्ड कर रहा है कोई भी क्रिटिसिज्म से। जब भी कोई कंट्री इसराइल को क्रिटिसाइज़ करती है तो US सामने आ जाता है। फिर UN ऑफिशियल्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ भी कोई स्पेशल कंसर्न नहीं दिखा रहे हैं और कोई प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है उनके अगेंस्ट। फिर ग्लोबल डबल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है कि कैसे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज आर सीन एज डिमांडिंग साइलेंस फ्रॉम देयर ओन पॉपुलेशन, कि जैसे वो अपनी बहुत सारी चीज़ों पे खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे जो एट्रॉसिटीज़ हो रही हैं। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ इसराइल इज बीइंग लीगली एंड इंस्टीट्यूशनली स्टिफल्ड। जैसे ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, अभी रीडिफाइन कर दिया एंटी सेमिटिज्म को, और बहुत सारे यूरोपियन वॉइसेस है जो क्रिटिकल थे इसराइल के लिए, उनको डिसमिस किया जा रहा है, मतलब उनको कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन वेपनाइजेशन ऑफ मेमोरी एंड मोरालिटी, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे होलोकास्ट की जो अपन बात करें, जर्मनी में जो ज्यूज़ के अगेंस्ट हुआ था, तो होलोकास्ट कॉस्ट की मेमोरी को मिसयूज़ किया जा रहा है टू साइलेंस क्रिटिसिज्म ऑफ प्रेजेंट डे वायलेंस, इक्वेटिंग ऑल क्रिटिक विद एंटी सेमिटिज्म। तो मतलब देखो होलोकॉस्ट से रिलेट किया जा रहा है, तो वो कितनी बड़ी बात है। पब्लिक डिस्क्लोजर इज बीइंग रिड्यूस्ड टू ट्राइबलिज्म वेयर एथिकल पोजिशंस डिपेंड ऑन विच साइड वन सपोर्ट्स। मतलब इसमें कैसा देखा जा रहा है कि कौन सी कंट्री किसको सपोर्ट की जा रही है, उसके हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो बेसिकली इसमें ना मॉरली बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है। मतलब अब लोगों को, जैसे पहले क्या होता है, जब एक डेथ होती तो लोगों को बहुत बड़ा इशू हो जाता है, अब इतनी थाउजेंड्स में डेथ हो रही है, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या सजेशन दे सकते हैं। तो बेसिकली डेमोक्रेसीज मस्ट रिटेन मॉरल क्लैरिटी बाय प्रोटेक्टिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि भाई जो हमको बोलना है वो अपने कंसाइंस से बोलना है, किसी के प्रेशर में आके नहीं बोलना है जो भी डिसीजन लेना है। फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपनी क्रेडिबिलिटी रीडिफाइन करना पड़ेगा, और जो एट्रॉसिटीज़ हो रही है उस पर प्रोएक्टिव डिसीजन लेना पड़ेगा। सोसाइटीज़ मस्ट रेजिस्ट आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन एंड पब्लिक रीजनिंग। तो आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन को रेजिस्ट करना पड़ेगा, और ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल लॉ और यूनिवर्सल अकाउंटेबिलिटी पे हमको फोकस करना है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल क्लियर है। अब अपन मूव ऑन करते हैं सेकेंड आर्टिकल आज का, दैट इज स्पेयर लाइव एनिमल्स मूव टू बायोलॉजिकल मॉडल्स। तो बेसिकली इस आर्टिकल में ना एनिमल टेस्टिंग पे बात हुई है। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है कि देखो इसमें हमको देखना है कि एनिमल बेस्ड टेस्टिंग्स क्या होती है, ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन इससे एसोसिएटेड कौन कौन से कंसर्न्स हैं, मॉरल कौन से कंसर्न्स हैं, एथिकल कौन से कंसर्न्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास कौन से अल्टरनेटिव्स हैं जिससे हम टेस्टिंग सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखना सबसे पहले ना, जब भी आप ऐसे लाइव एनिमल्स की कुछ बात करते हो ना, तो थोड़ा पेटा का नाम याद रखा करो, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें मतलब ये ध्यान रखना है कि ये पेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनिमल्स को बचाने में। तो ये आर्टिकल कॉल्स फॉर अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम एनिमल बेस्ड टेस्टिंग टूवर्ड्स लेबोरेटरी ग्रोन एनाटॉमिकल मॉडल्स एंड बायोलॉजिकल सब्सटीट्यूट्स। तो वो बोल रहा है कि लेबोरेटरी ग्रोन मॉडल्स की तरफ शिफ्ट हो अदर देन फ्रॉम एनिमल बेस्ड टेस्टिंग। तो अब एथिकल कंसर्न्स क्या है एनिमल टेस्टिंग में, देखो सबसे पहले ये देखो कि ज़रूरी क्यों हो जाता है। जब भी हम कोई ड्रग्स वगैरह टेस्ट करते हैं ना, तो हम इंसानों में टेस्ट करने के पहले एनिमल्स में करते हैं। तो एनिमल्स वो एनिमल्स में करते हैं जो ह्यूमन से ज़्यादा रिजेंबल करते हैं। ठीक है,
अब आते हैं एथिकल कंसर्न्स। तो एनिमल सफरिंग इन लैब्स इज नाउ वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पहले क्या था, पहले इस चीज़ को कोई सोचता नहीं था। अब क्या है, जब एनिमल्स को देखते ना सफ़र करते लैब्स में, तो लोग बहुत सारे क्वेश्चंस उठाते हैं कि क्यों किसी, जैसे अपन डिओन्टोलॉजिकल टीरियोलॉजिकल अप्रोच पढ़ते हैं ना, तो क्यों यदि ह्यूमन्स को फ़ायदा देना है तो उसके कारण एनिमल सफ़र करें। ठीक है। फिर हिस्टोरिकली ह्यूमन्स वर यूज्ड इन टॉक्सिसिटी टेस्ट्स अंटिल एनिमल्स रिप्लेस देम ड्यू टू एथिकल एंड प्रैक्टिकल लिमिटेशंस। तो बहुत पहले ऐसा होता था कि एनिमल्स ह्यूमन्स यूज़ होते थे। फिर रेशनलाइजेशन ऑफ एनिमल सफरिंग रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर कल्चर ऑफ मॉरल इंडिफरेंस। तो यहाँ पे ना कुछ लोग सपोर्ट करते कुछ नहीं करते, तो ये मॉरल इंडिफरेंस की बात आ जाती है। अब साइंटिफिक लिमिटेशंस क्या एनिमल टेस्टिंग के, कि एनिमल एक्सपेरिमेंट्स आर नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल टू ह्यूमन, क्योंकि देखो कुछ तो चेंज होगा ना एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी में, एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं है। फिर देयर इज साइंटिफिक कंसेंसस ऑन द अनरिलायबिलिटी ऑफ एनिमल मॉडल्स एंड प्रिडिक्टिंग ह्यूमन रिएक्शंस। तो अब धीरे धीरे साइंटिफिक कंसेंसस भी आ रहा है कि हाँ थोड़े अलग होते हैं दोनों। ठीक है। अब टेक्नोलॉजिकल अल्टरनेटिव्स कौन कौन से अवेलेबल है, तो जैसे आजकल एडवांसेस इन टिश्यू इंजीनियरिंग आ गई है टिश्यू कल्चर में और रीजनरेटिव मेडिसिन में, तो अभी एनेबल कर रहे हैं वो क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल एनिमल मसल, स्किन, पैनक्रियाज, कार्टिलेज, हार्ट, ट्रैकिया, ये सब। फिर दीज बायो आर्टिफिशियल पार्ट्स कैन बी यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट्स इंस्टेड ऑफ लाइव एनिमल्स। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ लाइव एनिमल्स। फिर यूज़ ऑफ 2D रेडियोग्राफिक एंड 3D मॉडल्स इज नाउ फिजिबल इन एजुकेशन एंड रिसर्च। तो 2D रेडियोग्राफिक से 3D मॉडल्स वगैरह से अभी एजुकेशन और रिसर्च में फ़ायदा हो रहा है। फिर लीगल एंड पॉलिसी रिकमेंडेशंस की बात की जाए तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, स्पेशली चैप्टर 4, जो भी मैंने बोला ना कि एक ऑर्गेनाइजेशन अपन को नाम रखना है पेटा का, और एक्ट याद रखना है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, शुड बी अमेंडेड, जिसमें हम लैब ग्रोन एनाटॉमिकल पार्ट्स को डेवलप करें, जिस एक्सपेरिमेंट हो सके जिसमें, और नॉन एनिमल मॉडल्स पे हम रिसर्च बढ़ाएं। और लॉज मस्ट रिकॉग्नाइज एनिमल्स एज बीइंग हु सफ़र नॉट जस्ट प्रॉपर्टी। मतलब एनिमल्स को हमको एक प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट नहीं करना है, वो भी उनमें भी मतलब वो भी एक ऑर्गेनिजम्स है ना, ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन उनमें भी तो जान होती है। फिर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हमको रीजनरेटिव मेडिसिन को प्रमोट करना है, बायो आर्टिफिशियल मॉडल्स लाना है साइंटिफिक मेथड्स पे बेस्ड। फिर हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है साइंटिफिक एनिमल डायसेक्शन यूजिंग विजुअल मॉडलिंग टूल्स। हम विजुअल मॉडलिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। फिर एथिकल गाइडलाइंस डेवलप करना है और हमको प्लेस लेना है कि हम मिनिमाइज़ कर सकें एनिमल टेस्टिंग को, और ह्यूमन अल्टरनेटिव्स मतलब ह्यूमैनिटी बेस्ड ह्यूमन अल्टरनेटिव्स डेवलप कर सकें। ठीक है। तो आई होप ये आर्टिकल क्लियर होगा। अब हम शाम को मिलेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेके, बोथ प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के। ठीक है। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट।